अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छी हैं मैम मैम, आपके घर मेहमान ठीक आने वाले ठाक। हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मैम, इतनी छोटे बोल रहे हैं तो इसलिए वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों हमारे घर पहले मेहमान आए हुए हैं। मैम आपने उन्हें चाय पिला मैं दी? भी कहूँ क्या कहूँ? मैम चाय, मैम आपने चाय पिला दी उन्हें मेहमानों को? यार तूने पीनी है बच्चों काफी दिन से हाँ पीनी है। पीनी है तो तो इसलिए बना कह रही लेना खुद। मैंने मैम के हाथ की पीनी है। कुछ फहमी में ना रहे। दाना तुम्हें क्यों ये खुशफहमी है? तुम्हारी आवाज ऐसे अच्छी लगेगी, यहाँ और भी है। डर के भाग जाना बच्चों ने। क्या? नहीं नहीं, मैं भी चाहता हूँ क्लास खाली खाली ना हो। नहीं जी, क्लास बिल्कुल खाली खाली नहीं है, क्लास बहुत भरी हुई है। आप जरा पहले मुझे ये बताएं कि कल मैंने आपको, मेरा ख्याल है, कोई काम दिया था छोटा सा। यस मैम। मुझ मुझे जी मैम। सबको ही दिया था और आप पूरी क्लास में को। शामिल ही हैं। मुझे पूरी क्लास को तुम्हें भी देना था। जी बच्चों, क्या काम दिया था जरा बताइएगा। मैम आपने रेडिकल फेमिनिस्ट थेरेपी और एक कौन सी थी, लिबरल वर्टिकल लिबरल। लिबरल फेमिनिस्ट थेरेपी में डिफरेंस। हाँ मैम ये दो दी थी, रेडिकल और लिबरल में। फेमिनिस्ट तो अब चलें बताएं फेमिनिस्ट जरा लेबर वन बाय थेरेपी। वन, क्या डिफरेंस आप लोगों को पता चला है? चलो दानियल बताओ। मुबीन स्टार्ट कर लो यार, कुछ नहीं होता, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फर्दर। बच्चों मैम इससे बताएं। पूछें आज। मैं आप सबसे ही पूछ रही हूँ, मैम क्या इससे डिफरेंस है टॉपिक का दोनों में, नाम बता। रेडिकल फेमिनिस्ट थेरेपी अप्रोच में और लिबरल फेमिनिस्ट थेरेपी अप्रोच में? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वाह अस्सलाम। मैम, पढ़ाकू बच्चे आए हमारी क्लास में। मैम ये बताएगी। चलें जी, इकरा आप बता दें, धमाकेदार सब आपका वेट कर रहे हैं। मैम रेडिकल फेमिनिज्म जो होता है इसके अंदर वो सारे जेंडर इश्यूज को देखते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस जो सी है, जेंडर आइडेंटिटी सारी, उनके सारे रूट्स को चेकआउट किया जाता है। और लिबरल फेमिनिज्म के अंदर सिर्फ जो से फीमेल इनइक्विटी होती है सिर्फ उसको देखते हैं। फीमेल्स को नहीं देखते जस्ट। जी बच्चों, दोनों जेंडर्स के दरमियान ही देखने हैं ना उन्होंने, मतलब फेमिनिज्म का दूसरे जेंडर के साथ। जी बच्चों अच्छा इसी तरह है। फॉर एग्जांपल आहिस्ता आहिस्ता जब फेमिनिस्ट थेरेपी स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने, मतलब जाहिर है जैसे जैसे आप ये कह लें कि उसकी डेवलपमेंट होती गई और रिसर्चेज आती गई, लोग उसमें और ज्यादा काम करते गए, तो उस तरह डिफरेंट चेंजेस हैं जो कि आती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रांचेस भी बनना स्टार्ट होगी। हम लोगों ने कल फेमिनिस्ट थेरेपी और फेमिनिस्ट थेरेपी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने कैरन होर्ना के बारे में पढ़ा, चेस्लर के बारे में पढ़ा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने कॉन्शियसनेस रेजिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा कि ये सब लोगों ने मिल के किस किस तरह से आप कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट थेरेपी को आगे बढ़ाया, या इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी फेमिनिस्ट थेरेपी की डेवलपमेंट में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फेमिनिस्ट थेरेपी में भी डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर दी, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप्स हम लोग पढ़ी थी, जिसमें थी बच्चों एक रेडिकल फेमिनिस्ट थेरेपी और दूसरी थी लिबरल फेमिनिस्ट थेरेपी। अब आपको अपनी स्क्रीन पे एक स्लाइड नजर आ रही है जिसमें फेमिनिज्म की टू टाइप्स की हुई है उन्होंने, मतलब डिफरेंट वेव्स आई थी ना। कल हम लोगों ने वेव्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि थर्ड वेव में आजकल जो ज्यादा इनका फोकस है वो लेस्बियन वे है, क्योंकि जैसे ही 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है बहुत सी चीजें आप ये करें ड्रामेटिकली चेंज हो गई हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। टेक्नोलॉजी के आने की वजह से लोगों की जिंदगियों में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हुए। जो इसकी फर्स्ट वेव थी वो 1830 से स्टार्ट थी और सेकंड वेव ऑब्वियसली 1960 तक थी। थर्ड वेव है वो 1980 से ऑनवर्ड चल ही रही। अब यहाँ पे उन्होंने टू टाइप्स के सबसे पहले फेमिनिज्म बताए हैं। फर्स्ट वन है अपॉर्चुनिटी फेमिनिज्म एंड द सेकंड वन इज आउटकम फेमिनिज्म। अपॉर्चुनिटी फेमिनिज्म के जिसमें आपको कोई ना कोई काम, मतलब सबसे पहले जब वेव स्टार्ट हुई है तो उस वक्त एक्चुअली आप लोगों को कोई ना कोई काम करने के लिए था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो किसी भी फीमेल्स को, वेमन को कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती थी कि वो किसी भी काम में या इस तरह के कोई भी काम जो कि रिलेट कर रहे हैं मेल, सिर्फ और सिर्फ मेल्स के साथ या मेंस के साथ, तो उनके साथ उनका कोई काम ही नहीं था। वो लोग कहते थे कि जो वेमन है या जो औरतें हैं वो सिर्फ घर के कामों के लिए, या उनका काम सिर्फ घर संभालना है, जो कि हमारी सोसाइटी में आप लोग आजकल भी देखते हैं। बल्कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों चीजें चेंज होती जा रही हैं।
तो उसके बाद जो आउटकम फेमिनिज्म थी, यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता काम आपको मिला, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आप लोगों ने कोई ना कोई काम स्टार्ट किया है, अब उसके बाद आप क्या क्या आउटकम या क्या क्या रिजल्ट डाल रहे हैं। तो जो लिबरल फेमिनिज्म था वहां पे कहा जाता था कि आप हर इंडिविजुअल के लिए जो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है वो हर इंडिविजुअल के लिए सेम होनी चाहिए। और वहां पे ये था कि जो आपकी जो जेंडर है वो जेंडर जो सिर्फ अब बायोलॉजिकली आप जेंडर के थ्रू मतलब बायोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि वो मेल है फीमेल है, लेकिन आप लोगों की जो ड्यूटीज हैं आपके जो काम है वो सब चीजें उनके अगेंस्ट आप किसी भी पर्सन को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। जो लॉज हैं वो अगर औरतों के लिए वैसे हैं तो वैसे ही वो मेल्स के लिए हैं। और अगर सोसाइटी की बहुत सी और रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है बल्कि वो उतनी ही ज्यादा मेल्स के लिए भी है कि मेल्स भी उनको उतना ही ज्यादा काम करें वर्क करें या उसको देख के चले। फिर जो रेडिकल आए थे, रेडिकल फेमिनिज्म जो थी बच्चों वो ज्यादातर आप ये कह लें कि जो हमारे सोशल इश्यूज थे ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लिबरल में तो अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम चल रहा है जैसा कि उसके नेम से भी शो हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आया था सोशलिस्ट फेमिनिज्म में और रेडिकल फेमिनिज्म में कि सोशलाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ। आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सोसाइटीज बनना स्टार्ट हुई थी, इंस्टीट्यूशंस बने थे, फीमेल्स के लिए बहुत से राइट्स अलग से बनना शुरू हो गए थे। आप इनहेरिटेंस के बहुत से बिल्स आप कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में काम स्टार्ट हो गया था। फिर डिफरेंट बिहेवियर्स और मतलब कुछ चीजें हैं जिन्हें फिर आहिस्ता आहिस्ता अलग करना स्टार्ट किया था कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि सिर्फ फीमेल्स फेस करती हैं और मेल्स उन इशू को फेस नहीं करते। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर रेडिकल वालों ने उन पे भी काम स्टार्ट किया था कि हम किसी भी चीज की जो रूट कॉजेज है ना उनको देखें आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? यस मैम। इसी तरह अब भी आपके सामने फेमिनिस्ट थेरेपी की थ्योरी आ रही हैं। इसमें आप एक जगह बहुत सा नाम पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म बच्चों होता है, एक मिनट, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का मतलब बच्चों ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें ये कहा जाता है कि हमारी जो डिफरेंट क्लासेस में या हमारे जेंडर के मौजू पे हमारी इनइक्वालिटी है। जैसे हम लोगों ने कल भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल पढ़ी थी कि जो लड़के हैं उनके लिए इवन हमारे घरों में भी हर चीज कुछ अलग तरह से डील किया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए वो चीजें अलग तरह से डील होती हैं। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने भी यही काम स्टार्ट किया था कि उन्होंने एक्चुअली जो क्लास इनइक्वालिटी की वजह से जो रिजल्ट आते हैं कि उनका फिर लोगों पे क्या असर होता है, ये लोग उसको किस किस तरह से उन चीजों की वजह से उन बातों की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे इमोशनल डिपेंडेंसी कैसी आ रही है, हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किस तरह से आ रही है, क्या क्या चीजें माशरे में आप लोगों को फेस करना पड़ रही। तो ये बेसिकली उनका एक डिफरेंस था रेडिकल और फेमिनिस्ट थेरेपी का, कि चले थोड़ा सा आपको उसका आइडिया हो जाए। उसके बाद बच्चों हमने डिफरेंट थेरीज पढ़ी थी फेमिनिज्म से रिलेटेड, जिसमें एक हम लोगों ने जेंडर स्कीमा थेरी पढ़ी थी, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में कल किया भी था। होप्स हो के आपके दिमागों में कुछ ना कुछ उसमें से बात रह भी गई होगी। कुछ रही है बच्चों, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। BS 8th, यस मैम। बताएं तो हमने जरा, हमने जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में क्या पढ़ा था? बच्चों बोल रहे हैं तो सही, कहाँ चले गए हैं आप? मैम यही बताया था कि बॉयज को उनकी बोल सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, गर्ल्स जो है वो ज्यादा बोल नहीं सकती, उन्हें कम बोलना चाहिए। मतलब थ्योरी में आप लोगों ने ये मैम सोसाइटी के ये एग्जांपल थी। मैम सोसाइटी का में इन्फ्लुएंस आ लड़कों जाता को है जी एग्जैक्टली मैम, जैसे पे सोसाइटी ज्यादा में वो लोग रह रहे होते हैं किया वहाँ का जाता है कि इन्फ्लुएंस आ लड़कों जाता है। को। जी बच्चों एग्जैक्टली कि हम लोग मतलब शुरू से हमारा जैसे ब्रॉटअप जिस सोसाइटी तरह से हुआ होता है तो हमारे डिफरेंट स्कीमास बन जाते हैं, हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बन जाती हैं और हम उन मेंटल रिप्रेजेंटेशंस को लेकर ही आगे चलते रहते हैं। हम कभी भी अपनी चीजों को बिल्कुल भी चेंज करना चाहते ही नहीं है। हमें जो चीज जैसे सिखाई जाती है हम उन्हें लेकर आगे चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कितनी ढेर सारी मिसालें देखी थी कि हमारे लिए इवन टॉयज ही छोटे होते थे, टॉयज ही आपके लिए अलग होते हैं। आपको पता होता है कि आप लड़के हैं लड़की हैं तो आपने इन्हीं टॉयज के साथ खेलना है, आपने उनके साथ नहीं खेलना।
और अगर आप लड़के हैं तो आप ये गेम्स खेल सकते हैं, आप इस तरह के गेम्स नहीं खेल सकते। यानी कि वो यस मैम। एज जिसमें हम लोगों को इन डिफरेंसेस का इतना पता नहीं होता, लेकिन सोसाइटी इवन हमारे घर वाले या सब लोग मिल के वो सारे डिफरेंसेस हमें कहीं ना कहीं सिखा रहे होते हैं। और यही स्कीमास फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम ग्रो करते जाते हैं, हम बड़े हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिल रहे हैं, डिफरेंट सेटअप में रह रहे हैं, तो वहाँ पे यही स्कीमास आप पे वहाँ पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही आप 6-7 क्लास में जाते हैं, आपको पता होता है कि जी आपने अब लड़कियों के स्कूल में पढ़ना है या आपने अब लड़कों के स्कूल में पढ़ना है, अब आपने लड़कियों को दोस्त नहीं बनाना, अब आपने लड़कों को इतना दोस्त नहीं बनाना, मतलब चीजें चेंज होती रहती हैं। फिर इसी तरह हमारे अब तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंस कम हो रहा है कि अब बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिन्हें पहले ये समझा जाता था कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के मतलब मेल्स के लिए है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी जॉब्स हैं जिनमें मेल्स बहुत सी फीमेल्स वाली जॉब में भी आ रहे हैं और फीमेल्स बहुत सी मेल्स वाली जॉब में भी जा रही हैं, यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये डिफ्रेंसिएशन थी वो खत्म हो रही है। लेकिन अब हम जब जेंडर स्कीमा थ्योरी को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो इसमें आता है बच्चों हमारा चाइल्डहुड आता है, कि हम चाइल्डहुड को अगर देखा जाए, मतलब उन्होंने डिफरेंट मतलब हमारे जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंस होते जाते हैं, तो वो कैसे हो रहे होते हैं। तो मतलब जब हम चाइल्डहुड को देखते हैं तो कहा जाता है कि चाइल्डहुड से भी पहले इवन बिफोर बर्थ हमारी सोसाइटी में मतलब अगर ये देखा जाए, अब हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन सोसाइटी में या यूरोपियन कल्चर में भी इन चीज़ों को इस तरह से देखा जाता है, लेकिन एशियन कल्चर में और स्पेसिफिक सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में या आप ये कह लें कि मे भी मुस्लिम कल्चर में ज़्यादातर इस तरह से होता है, सब मुस्लिम कल्चर में भी नहीं, लेकिन जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बिफोर बर्थ ही जो पेरेंट्स होते हैं या जो भी सोसाइटी होती है वो जेंडर प्रेफरेंसेस अपने बच्चों के लिए सोच लेती है। और इसी वजह से अगर किसी को मतलब पता बाय मतलब बिफोर बर्थ अगर आपको पता चल रहा है, आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, डिफरेंट और टेस्ट करवा रहे हैं और आपको अपने बच्चे की जेंडर पता चल जाती है, तो ऐसा बहुत मतलब बहुत ज्यादा होने लग गया। बहुत दफा आपने देखा होगा इंडिया में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि वो बिफोर बर्थ ही अगर उन्हें ये पता चल जाए कि वो जो बच्चा है वो एक बेबी गर्ल है, तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। आप जब इससे पहले केबल पे इंडियन चैनल्स आते थे या आप लोगों ने कभी देखा होगा, आपने बहुत दफा ऐसा देखा होगा कि वहां पे बहुत सी ऐसी कमर्शियल्स थी जिनमें ये बात कही भी जाती थी, बल्कि बार बार बताई भी जाती थी कि मतलब बेटी बचाओ या इस तरह की डिफरेंट चीजें, मतलब मे भी आपने सुनी भी हो कभी इस तरह की कोई लाइन वगैरह किसी कमर्शियल में, कि वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। हमारे कल्चर में इतनी ज्यादा इन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आपने बहुत दफा ऐसे इश्यूज देखे होंगे अपने इर्द गिर्द के, अगर जी उसकी अगर 4 बेटियां हो गई हैं, 5 बेटियां हो गई हैं, तो उसके ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं, या लोग इवन सोसाइटी के अजीब सा बिहेवियर शो कर देती है कि जैसे वो जो 4 बेटियां थी वो बेटियां नहीं थी, पता नहीं क्या और मुसीबत थी, और बॉयज को या मेल जेंडर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब बिफोर बर्थ भी ऐसा होता है, फिर आहिस्ता 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 जब हम लोग बड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, इवन इंडियन कल्चर में हमारे कल्चर में तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमारे बहुत सी प्रेफरेंसेस बहुत सी चीज़ों में चेंज होते हैं, कि हमें एजुकेशन में ही अलग अलग कर दिया जाता है कि आप वहाँ उस स्कूल में जाके पढ़ेंगे और आप इस स्कूल में पढ़ेंगे, आप इस जगह पे पढ़ेंगे, आप इस जगह पे नहीं पढ़ेंगे, इनको इस तरह के ड्रेसेस चाहिए और इन्हें इस तरह के नहीं चाहिए। हम लोग अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो मे बी आप लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती होंगी, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं इवन पाकिस्तान में भी, सब कॉन्टिनेंट में स्पेसिफिकली, जहाँ पे इन चीजों की बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है। तो इसी तरह जब आप एक एलिमेंट्री स्कूल में जा रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो फ्राइड की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, वहां पे जाके फिर जैसे मैंने बोला कि 6-7 क्लास में आप जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपकी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाती हैं। बॉयज जो हैं वो प्रेफर करते हैं खेलना बॉयज के साथ, और गर्ल्स जो हैं वो प्रेफर करती हैं गर्ल्स के साथ खेलना। आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीजें इवन आपकी ये कह लें कि बहुत से आप अगर टीवी देख रहे हैं या कोई और काम करते हैं तो बच्चों की वहां पे भी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही होती हैं। और अगर कोई लड़की जो है उस मतलब उस एज में जाके वो लड़कों की तरह रहना चाह रही है, या उसने कटिंग वैसी करवा ली है, या चलो उसकी ड्रेसिंग वैसी है, उसके चलने का स्टाइल वैसा है, तो उसे टॉम बॉय कहा जाता है। और बाज़ औक़ात ये चीज वो कोई बहुत अच्छे मीनिंग में नहीं ली जाती है, बल्कि लोग उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह रहे होते हैं। इवन उसके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो हम ये सारी स्टीरियोटाइप्स टॉयज से लेकर अपनी आप ये कह लें कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ तक ये सब कुछ देख देख के ही बड़े हो रहे होते हैं, और ये हम सब लोग एजुकेशन तक भी के फीमेल्स को इतना पढ़ना चाहिए, बॉयज को इतना पढ़ना चाहिए, आगे एग्जैक्टली बॉयज ने बच्चों जॉब करनी है, इस ये तरह ही सारी होता है। स्कीम मतलब
अब देखिए अब इतना अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो शायद अब आपको इतना ना लगे, लेकिन आपने बहुत दफा देखा होगा कि आपकी बहुत सी मे बी स्कूल फ्रेंड्स होंगी या कॉलेज की फ्रेंड्स होंगी जिन्हें उनके घर वालों ने सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटी या इस तरह से नहीं आने दिया कि उनके इन लोगों ने कौन सा यहाँ रहना है, या इनकी तो शादी हो जानी है तो चलो ये सिंपल बीए कर लें, या चलो उसके बाद बीएड कर लें, या इससे ज्यादा नहीं बस आपने करना क्योंकि बस आप यहीं तक पढ़ सकते हैं। लेकिन लड़कों के लिए वही लोग हो सकते हैं उन्हें किसी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज रहे होंगे, इवन अगर उसके लिए उन्हें दूसरे शहर भी जाना पड़ रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं मतलब उनको फैसिलिटेट करते हैं इन चीजों में। तो यही चीजें फिर यस हमारी मैम। एडोलेसेंट्स में भी आना शुरू हो जाती हैं। एडोलेसेंट्स में जब हम आते हैं ऑब्वियसली आप अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। अब आपके बहुत से मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडीली चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो वहां पे ये देखा गया है कि जो गर्ल्स हैं एडोलेसेंट्स में आके मतलब एडोलेसेंस के पीरियड में आके जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा मतलब बॉयज इतना फील नहीं करते इन चीजों को, जो उनके भी चेंजेस आ रही होती है, मतलब बियर्ड आना स्टार्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, फिजिकली आप ज्यादा हेल्दी होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो गर्ल्स की चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी उनपे कोई ना कोई इम्पैक्ट डालती हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि आप ये चीजें हैं, मतलब आपको घर में भी सिखाया जाता है कि ये चीजें हैं, ये बातें हैं, या आप अपने बहन भाइयों के साथ नहीं करनी है, या इस तरह से फिर अपने फादर के सामने नहीं करनी है। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं आपको मतलब आहिस्ता आहिस्ता उस एज में आके, क्योंकि आप एक पीछे से लेके आ रहे हैं ना चीजें, तो वहां आके आपके जो मेंटल स्कीम है वो और ज्यादा स्ट्रोंग होते जाते हैं। उनको आप ये कह लें कि और ज्यादा एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको पता है कि आपने इस तरह से रहना है, इस तरह से खेलना है, फिर आपको बकायदा बाहर जाने के लिए अगर आप पहले इजीली बाहर जा रहे हैं तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है। आपको एक स्पेसिफिक मतलब आपका ड्रेस कोड इस तरह से होना चाहिए तब आप घर से बाहर निकलेंगे। आप इस तरह के काम कर सकते हैं। आप अब अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो तब भी अब घर से आपने कितने बजे तक बाहर रहना है, मतलब हर चीज चेंज होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। एडोलेसेंट्स के बाद बच्चों हमारा अडल्टहुड ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाता है। अब अडल्टहुड में मतलब इतनी अरसे से बचपन से ही आप ये सारी चीजें आपने देखी होती हैं, तो अडल्टहुड में जाके क्या होता है कि बाज औकात मतलब जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, मतलब दोनों जेंडर ही अपने लिए खुद ही प्रेफरेंसेस सेट करने लगते हैं सोसाइटी के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। मतलब हम लोग इतने आदी हो जाते हैं उन्हीं चीजों को देखने की कि हमारा माइंड या हमारा जहन चेंज हो या ऐसा चेंज होगा, हमें लग रहा हो कि हमारे इर्द गिर्द होगा, तो हम उसे चेंज ही नहीं करना चाह रहे होते। तो हम कहीं ना कहीं उसी स्कीमा को और ज्यादा स्ट्रोंग करते जाते हैं और ज्यादा मतलब अपने लिए उन्हीं चीजों उसी राह पे आप ये कह लें कि आप उसी रास्ते पे चलते जाते हैं जो सोसाइटी ने शुरू से लेके एंड तक आपके दिमाग में डाला होता है कि आपने जी इस तरह से रहना है, आपके लिए ये प्रेफरेंसेस हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हें लेके आगे चलते जाते हैं और उसमें आप भी इवन कोई चेंज नहीं लाना चाहते। आप में से बता दें कि आप में से क्या कभी किसी ने ट्राई किया कि नहीं, अगर आपके घर में कुछ इस तरह का है माहौल या इस तरह से है तो अच्छा मैं इसको इस तरह से लेके चलूंगा। इवन बच्चों अगर इन सब चीजों को ना भी देखा जाए, हमारा जो लिटरेचर है या हमारी बहुत सी और चीजें हैं वहां पे जो वर्ड्स हैं वो भी जेंडर डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा प्रोमोट करते हैं। आप किसी भी मेल के लिए प्रीटी का वर्ड या मेल के लिए ब्यूटीफुल का वर्ड यूज नहीं करते, आप वो उसके लिए हैंडसम का वर्ड यूज कर लेंगे। इसी तरह जो लड़कियां हैं उनके लिए आप प्रीटी का वर्ड यूज करते हैं, ब्यूटीफुल का वर्ड यूज करते हैं, चार्मिंग का वर्ड यूज करते हैं। मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि हमारी लैंग्वेज भी उन मामलों में अलग अलग हो जाती है और इसी तरह हमारे बिहेवियर भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर लड़की बात बात पे रो रही है या इस तरह से है तो हम उसे ये कहेंगे चलें वो तो रो सकती है। लेकिन अगर लड़का कोई ऐसा कह रहा है तो बजाय इसके कि हम उसकी उस प्रॉब्लम को देखें कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसे या क्या वजह है, हम लोग उसे ये सिखाते हैं कि वो एक लड़का है और वो बहुत ज्यादा ब्रेव है तो उसको रोना नहीं है, और किसी के सामने तो उसे बिल्कुल नहीं रोना। और मतलब एक तरह से हम उसे स्ट्रोंग बनाने की ट्राई तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी ये वर्डिंग या हमारी ये चीजें उसे स्ट्रोंग नहीं बना रही होती, बल्कि उसे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वीक कर देती हैं। आप लोगों ने हम लोगों ने फ्राइड की बच्चों डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी थी, और इन्हीं डिफरेंट स्टेजेस से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत से डिसऑर्डर भी पढ़े थे कि जी अगर फ्राइड की फलां स्टेज पे आप लग रहा है आपको कि वो स्टेज कंप्लीट नहीं हुई तो आप इस तरह इन डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। तो इसी तरह जब यही चीजें बचपन में आपके माइंड में डाल दी जाएं और आप उन्हें ओवरकम ना कर सकें, तो आपकी आने वाली लाइफ में आगे भी वही चीजें आपको बार बार किसी ना किसी प्रॉब्लम में डाल देती हैं। आप बार बार उन्हीं चीजों को किसी ना किसी प्रॉब्लम में देख रहे होते हैं। और इसी तरह अगर एक कोई गर्ल है या कोई लड़की है वो बहुत से काम खुद करना चाहती है, उसको लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है,
या बहुत ज्यादा ब्रेव है या वो हर काम कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो फिर उसको मतलब हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो उसको एक इंडिपेंडेंट लड़की की बजाय, अगर आपने बहुत से इस तरह के वर्ड सुने ही होंगे बच्चों के, वो बहुत चालाक हैं या वो तो हाथों से निकल गई है, इस तरह का तो बहुत ही सुना होगा ना कि इसीलिए वो यूनिवर्सिटी चली गई है तो वो इस हाथों से निकल गई हैं, उन्होंने घर वालों की क्या बात माननी है, अब वो खुद आ जा सकती हैं। मतलब बजाय कि इस चीज को हम लोग एक अच्छा साइन कंसीडर करें, हम लोग उसे एक यस बुरा साइन मैम। कंसीडर कर रहे होते हैं। आप लोगों में से मतलब बहुत से लोग हैं जो कि गांव से आते होते दूर, आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जो कि अपनी फैमिली में पहले लोग हों जो कि इस तरह से पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें खुद इर्द गिर्द देखने को मिल रही होती हैं, जिसमें इवन आपके रिलेटिव्स आपको इस तरह की बातें सिखा रहे होते हैं, आपके पुराने दोस्त आपको कह रहे होते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं या आप इस तरह से हो गए हैं। ऑब्वियसली बदलना कोई इतनी बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब लोग हमें कहते हैं कि हम बदल गए हैं तो उनका कहने का स्टाइल इस तरह से होता है कि हमें लग रहा होता है कि बदल के हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, या यस बदल के मैम। हम लोगों ने बहुत बड़ा कोई मतलब एक खराबी वाला बदल गए हैं, बहुत अच्छा नहीं बदले, तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रही है? यस मैम। यहाँ तक आपको कोई इनकी बातों से लगता हो कि जी कोई यहाँ पे इत्तेफाक ना करना चाह रहा हो? मैम ऐसा कोई होना हाँ तो मैम नहीं समझ आ चाहिए। गई है। अच्छा मैम बच्चों, मुझे रेडिकल जी जी रेडिकल फेमिनिस्ट का एक बार पूछना था। जी बच्चों, रेडिकल मैम एक्चुअली उसकी फेमिनिज्म की ना आहिस्ता आहिस्ता दो ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट वन थी लिबरल फेमिनिज्म और सेकंड वन थी रेडिकल फेमिनिज्म। जो लिबरल यस। फेमिनिज्म थी वो ज्यादातर फोकस करती थी अपॉर्चुनिटी पे, क्योंकि वो फर्स्ट वेव में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि तब तो खवातीन को या फीमेल्स को बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती थी किसी काम में जाने की, कोई काम करने की, सिवाय इसके कि आपके लिए बस ये है कि आपने घर का काम करना है, या आपकी सिर्फ इतनी, आप ये कह लें कि आपकी सिर्फ इतनी हद है, उस हद से आप बाहर नहीं जा सकते, या कोई उस हद से आगे बढ़कर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो जो लिबरल फेमिनिज्म था उसने, उसकी जो डिबेट थी वो डिबेट ये थी कि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे जो मेल और फीमेल जेंडर डिफरेंशिएशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बेस पे तो हो सकती है, लेकिन आप कभी भी जेंडर डिफरेंसेस को डिफरेंट रोल, मतलब आपके जो सोसाइटी में रोल्स हैं या उन कोई काम है या आपकी कुछ आप ये कह लें ड्यूटीज हैं, तो वो ड्यूटीज दोनों के लिए अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मेल्स को मुख्तलिफ जगहों पे काम करने का मौका मिल मैम रहा मतलब है, इक्वल इक्वल राइट्स जी का। इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर जगह, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद जब ओके मैम। ओबियसली आहिस्ता आहिस्ता इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हुई, उस पर काम स्टार्ट हुआ, तो अब नेक्स्ट स्टेप था, तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बहुत से लोगों ने फिर वहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किया। जाहिर है जब आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं या आहिस्ता आहिस्ता चीजें मिल रही होती हैं, अब एक चीज आपके पास एकदम से नहीं आई है, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ भी जाता है। अब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यस। अब रेडिकल फेमिनिज्म आया था, तो रेडिकल फेमिनिज्म ने एक्चुअली स्पेसिफिकली उन प्रॉब्लम्स पे काम करना स्टार्ट किया था, यानी कि जो डिफरेंट सोशल इश्यूज थे जो कि फीमेल्स को मतलब पार्टिसिपेशन के बाद, यानी कि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट करना ही स्टार्ट किया है मुख्तलिफ कामों में, तो उस पार्टिसिपेशन के बाद जब फीमेल्स को डिफरेंट इश्यूज का सामना करना पड़ा था, तो तब फिर एक्चुअली रेडिकल फेमिनिज्म की अप्रोच ये थी कि उन्होंने कहा था कि हमें अगर डिफरेंट जगहों पे, अगर जैसे आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें फीमेल्स को, ठीक है हम ये कहते हैं कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन हमें उनके लिए कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए जो कि इनके लिए अलग हों और मेल्स के लिए अलग हो। जैसे आपने बहुत सी जगहों पे देखा है कि मतलब हमारे कंट्री में कि अगर आप कहीं पे फीस सबमिट करवाने जाते हैं, कुछ भी करवाने जाते हैं, तो वहां पे लड़कियों की अलग लाइन होती है, लड़कों की अलग लाइन। और अगर यस आप मैम। इसी तरह अब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे आहिस्ता आहिस्ता रेडिकल फेमिनिज्म खत्म होता जा रहा है और उसकी जगह लिबरल फेमिनिज्म की तरफ आ गए हैं, कि जब आप घर से बाहर गए हैं तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप लड़की हैं या लड़का हैं, आप इक्वल काम करेंगे। सिर्फ कुछ उनके हैं इश्यूज के, जैसे अगर आपको कोई अगर आप कहीं कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है या इस तरह से आपको काम करने नहीं दिया जा रहा, हाँ वहां पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म का था कि हमें उनको एक्चुअली प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आ ओके रही है मैम। बच्चों? यस मैम। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि फेमिनिस्ट थेरेपी में कौन कौन सी थेरीज आई हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली थेरी पढ़ी थी जो कि हमारी थी जेंडर स्कीमा थेरी। अब इसके बाद जो सेकंड थेरी है, जिसको मतलब आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे कहीं पे भी देखेंगे, तो वो है एथिक्स ऑफ केयर थेरी, जो कि गिलिगन की है। और एथिक्स ऑफ केयर थेरी को आपने में भी
बच्चों कहीं ना कहीं, और सॉरी उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जेंडर डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे, कल वाला थोड़ा सा ये रिपीट कर दूं, फिर हम लोगों ने वहां पे कुछ बाइसेस पढ़ी थी, अल्फा बाइस और बीटा बाइस, और ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ ही गई थी कि अल्फा बाइस जो थी वो रेफर करती थी कि हम मेल और फीमेल को 2 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट या सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि फिर जब हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वहां पे फिर ये एक डेंजर स्टार्ट हो जाता है, यानी खतरा स्टार्ट हो जाता है, या आपकी थ्रेटनिंग पोजीशन स्टार्ट होती है कि जब हम इनको सेपरेट कर देते हैं तो हम लोग मेल्स या फीमेल्स को फिर दोबारा अनइक्वल कंसीडर करने लग जाते हैं, और उनके बारे में दोबारा से हम नई नई स्टीरियोटाइप्स बनाने लग जाते हैं, मतलब बाइसनेस आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता हमारे कामों में। और बीटा बाइस में क्या था कि हम लोग मेल और फीमेल को अगर बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करते हैं तो फिर हम उनकी जो सेल्फ डिफरेंशिएशन है, जो कहीं ना कहीं रियल डिफरेंशिएशन तो है ना हमें बच्चों बॉडी लेके, हम लोग उतने ज्यादा मतलब फीमेल जो है वो मेल्स की तरह उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, बहुत से काम यस ऐसे नहीं मैम। करती, इमोशनली उतनी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती, चीजों से ज्यादा जल्दी घबरा जाती हैं। अगर हम दोनों को इक्वल ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पे जाके बहुत सी जगहों पे कहीं ना कहीं हम फीमेल्स की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इफेक्ट ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से ये एक डिबेट चलती रहती है हर जगह के थी, मतलब आपने बहुत दफा देखा होगा, बल्कि अभी जब आपने मार्च में देखा था बच्चों, औरत मार्च या इस तरह की कोई चीजें देखी थी, तब आपने इस तरह की डिबेट्स बहुत सी देखी, जो कि हर साल ऐसा ही होता है कि उस मौके पे आके कोई ना कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है और लोग आपस में फजूल में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब है बच्चों हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी, वो है गिलिगन स्टेज ऑफ द एथिक्स ऑफ केयर, मतलब गिलिगन ने और कोहनबर्ग ने मिलके एक थ्योरी दी थी जो कि हमारे एथिक्स से रिलेट कर रही होती है, यानी कि हमारी मोरालिटी से रिलेट कर रही होती है कि एट द डिफरेंट स्टेजेस बीइंग अ मेल और बीइंग अ, कोहलबर्ग ने और गिलिगन ने जो पहले ये थ्योरी दी थी तो उन लोगों ने ये थ्योरी दी थी सब लोगों के लिए, मतलब कि उसमें कोई जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं थी, लेकिन बाद में गिलिगन्स ने एक्चुअली स्पेसिफिकली उसको फीमेल्स के लिए अलग कर दिया था कि अगर आप फीमेल हैं या अगर आप फीमेल्स के अकॉर्डिंग फिर उनकी ये फलां फलां रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला लेवल 1 था जिसमें हमारा ओरिएंटेशन टू द इंडिविजुअल सर्वाइवल, यानी कि फर्स्ट लेवल में तो सबसे पहले आप अपनी सर्वाइवल के लिए काम कर रहे होते हैं। आपको अगर अगर आप भूखे हैं और आपको खाना चाहिए, आप आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं उन्हें भी खाना चाहिए, मतलब और आप उनके लिए खाना लाना चाह रहे हैं, आप तब तक उनके लिए खाना नहीं लेकर आएंगे जब तक आप सबसे पहले खुद खाना नहीं खा लेंगे। यानी कि हम दूसरों की जरूरत को तभी पूरा कर सकते हैं जब तक हमारी अपनी नीड्स फुलफिल हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसे ही नहीं है किसी को किसी की हेल्प करने के लिए, किसी पुअर की हेल्प करने के लिए, या आपको भी किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो पहले हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं, मतलब खुद की नीड्स को फुलफिल करने के बाद हम दूसरों की नीड्स को देखते हैं। तो ये हमारा पहला लेवल है कि जिसमें हम इंडिविजुअल सर्वाइवल पे बात करते हैं, अपने इंडिविजुअल सर्वाइवल पे। यानी कि गिलिगन्स ने कहा था कि जब तक फीमेल्स अपने लिए, अपने राइट्स के लिए या अपनी सेल्फ के लिए काम नहीं करेंगी तो वो अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, अपने कंट्री के लिए, उन लोगों के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। मतलब जब आप में खुद में सेल्फ स्टीम है ही नहीं तो आप दूसरों की सेल्फ स्टीम पे कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज जिसे आपने ही कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप उसे दूसरों को दे भी नहीं सकते। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये हमारा लेवल फर्स्ट स्टार्ट होता है, तो लेवल 1 के फौरन बाद हमारी ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है। अब लेवल 1 की ट्रांजिशन कैसे स्टार्ट हुई है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस की तरफ चले जाते हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कनेक्शन है, वो दूसरों के साथ अगर रख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा अपना सेल्फ होता है कि हम अपने सेल्फ को किसी ना किसी तरह से, मतलब उसकी नीड्स को फुलफिल करें। फिर सेकंड लेवल में एक्चुअली आ जाता है हमारा गुडनेस, ऐसा सेल्फ सेक्रीफाइस, मतलब अब आपकी अपनी नीड्स पूरी हो गई हैं, अब आपको लगता है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो अब आप क्या करते हैं, फिर हम दूसरों के लिए काम करना मैं स्टार्ट कर देते हैं, हम सोशल मैं एक्सेप्टेंस की तरफ जाने लग जाते हैं। जी बच्चों। मैं फर्स्ट ट्रांजिशन में सेल्फिशनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सेल्फिशनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज करना। अच्छा चले मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट लेवल स्टार्ट हुआ ना, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी इंडिविजुअल सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि जब तक वो इंडिविजुअल खुद की सर्वाइवल के लिए काम नहीं करेगा तो वो दूसरों के लिए कैसे काम करेगा। ठीक है। तो उससे रिलेट करता है फिर हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन, यानी कि फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग आपके अंदर कोई ना कोई चेंज आता है। तो वो चेंज क्या आता है, वो मतलब एक तरह से हम खुद के लिए सेल्फिश हो जाते हैं। अगर आप बाजार जा रहे हैं
एक छोटी सी एग्जांपल, आपको वहां पे बहुत से ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं, आपको एक ड्रेस अच्छा लगा है, आप जब तक वो ड्रेस खुद के लिए नहीं ले लेंगे ना, या जब तक वो आपके पास नहीं होगा, वैसा गिफ्ट या उससे मिलता जुलता या उस ब्रांड का गिफ्ट आप कभी भी इवन अपने दोस्त के लिए नहीं खरीदेंगे। उसके लिए भी तब खरीदेंगे जब आपकी वो वाली नीड पहले फुलफिल हुई हो। अभी मुझे बता दे, आप में से कोई ऐसा अच्छा दोस्त हो कि जिसने अपने लिए उतना अच्छा चीज या उतनी अच्छी कोई ड्रेस ड्रेस हो या कुछ भी हो नहीं खरीदा हो, लेकिन उससे पहले उसने फटाफट अपने दोस्त को गिफ्ट दे दिया हो कि सबसे पहले मैं उसको गिफ्ट दे दूं। यस मैम। कौन था? ये अलीना बोल रही है मुझे लगता। जी मैम। यस मैम। तुम दोनों ने बोलना था, इस तरह का काम तुम दोनों ही कर सकते हो। क्या किया था वैसे? अब चलें ये भी बता दें। जो चीज मुझे पसंद आती है बिया फिर मेरे लिए छोड़ देती है। अच्छा, रबिया आपके लिए छोड़ देती है? यस मैम। ये भी तो हो सकता है ना, रबिया उससे मिलती जुलती कोई और ले लेती हो, मतलब कि चले थोड़ा सा डिफरेंस है, खैर है, चलो उसे थोड़ी बहुत तो मिल रही है। मैम जी ऐसे भी होता है। तो उसमें देखो ना, वहां पे भी जब तक उसके पास खुद के लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं ले सकती। मतलब अगर उसके पास इतने पैसे ही ना हो कि वो आपके लिए खरीद सके। यानी कि हम पहले अपनी सेल्फ सर्वाइवल की तरफ आते हैं, उस सेल्फ सर्वाइवल के बाद हम अपने आप ये कह लें कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे लव्ड वंस हैं उनकी तरफ जाते हैं। हाँ, बाज़-औक़ात ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि खुद को साइड पे रख देते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं सबसे पहले उन लोगों को देखते हैं कि जो हमारे साथ रह रहे हैं, उनको इन चीजों की कितनी ज्यादा जरूरत है। बच्चों, ये एथिक्स की अभी हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं। हो सकता है इनमें से आप थर्ड स्टेज पे हों कि जिस स्टेज में आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन ये सारी स्टेजेस कहीं ना कहीं आपकी फुलफिल होती हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ चले जाते हैं। फिर लेवल मैम 2 में गिलगामेश जी पूछे बच्चों। मैम गिलगामेश की कोई एज रेंज भी बताइए। नहीं बच्चों, एज रेंज नहीं थी उन्होंने कोई बताई। हाँ, लेकिन हमारे पास आगे स्लाइड्स हैं, उनमें से देख लेते हैं, हो सकता है वहां पे एज रेंज बताई हो। ओके मैम। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली स्पेसिफिक नहीं किया था एज रेंज से रिलेटेड, लेकिन जब हम कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं तो कोहलबर्ग ने एक्चुअली उसके एज रेंजेस बताई हैं। उसके बाद बच्चों लेवल 2 आ जाता है हमारा। लेवल 2 में हम एक्चुअली अपनी मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, यानी कि हम दूसरों को एक्सेप्टेंस देना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें फलां चीज की जरूरत है, और हमारे जैसे अभी अलीना ने एग्जांपल दी है, तो मेरी दोस्त को या मेरी बहन को भी इस चीज की जरूरत है, तो हमें लगता है कि अच्छा चलो हम दोबारा से फिर कभी खरीद लेंगे, या इस तरह के डिफरेंट हम कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज करके दूसरे की, आप ये कह लें कि प्रायोरिटी को आगे रखते हैं और खुद को पीछे कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे अंदर फिर एक सेकंड ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हम रियलिटी की तरफ, हम दूसरों की तरफ या उनकी तरफ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीखने लग जाते हैं कि सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि हमें दूसरों की नीड्स को फुलफिल करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स, आप अगर इस स्टेज पे अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें बच्चों, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए घर से बाहर जाते हैं ना, बहुत दफा ईद पे हो सकता है आपकी अम्मी ने या आपके अब्बू ने अपने लिए बिल्कुल कपड़े ना बनवाए हों, और इस तरह से कह दिया हो कि फलां सूट पड़ा था, वो भी नया था तो हम वो पहन लेंगे। लेकिन आपके पास बेशक पहले से मौजूद जितने भी सूट पड़े हों, वो आपको या तो सूट लेके दे देंगे, या चले आपको उसके पैसे दे देते हैं कि चलो आपने जो भी करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद बच्चों हमारी थर्ड स्टेज है जो कि रिलेट कर रही। जी बच्चों। मैम यहाँ लिखा है गुडनेस टू ट्रूथ, तो ट्रूथ किस सेंस में कह रहे हैं? वो ट्रूथ इस तरह से कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ये कह रहे हैं कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, हम दूसरों पे रिलाय कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक अच्छाई आती है। लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी, आप ये कह लें कि फैक्ट्स भी होते हैं ना, हकीकतें भी होती हैं। पहले तो आप ये कर रहे हैं ना कि आपको सिर्फ ये है कि मेरी नीड पूरी हो, आपके इर्द गिर्द लोग हैं नहीं है, उनकी नीड पूरी होती है या नहीं होती है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जो आपके इर्द गिर्द के ट्रूथ हैं कि अच्छा, वो दफा मम्मी आपको कहती होंगी, छोटे होते से आपको ये सिखाया जाता है कि अच्छा आपके पास फलां चीज है तो वो उस बहन के पास नहीं है, तो इस बार आप वो ना लो, आप उसे दे दो, या आपको मैं नहीं ले दूंगी, उसे ये वाली दे दो। फिर हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं ट्रूथ को जो हम लोगों ने बचपन से सीखा होता है, हम उन्हें खुद से अपनी, आप ये कह लें कि जो हमारे इर्द गिर्द की रियलिटीज हैं कि जी हमारे बहन भाई को जरूरत है, या हमारे घर को इस वक्त इन चीजों की ज्यादा जरूरत है, हमारे पेरेंट्स को इन बातों की ज्यादा जरूरत है, तो हमें इन चीजों पे सेक्रीफाइस करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन ट्रूथ्स की तरफ अच्छे होते जाते हैं।
मतलब हम अपनी सेल्फ सर्वाइवल को साइड पे कर देते हैं। नो डाउट वो सेल्फ सर्वाइवल एक जगह पे आपकी हो गई है, आप उसे लेके चल रहे हैं, आपके पास 10-12 सूट पड़े हैं, तो आप कह देंगे चलें जी इस बहन को जरूरत है मैं ये नहीं लेती, या इस तरह से आप कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने वो सारे सूट यूज कर लिए हैं, आपके पास अब कोई ड्रेस ही नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं किसी फंक्शन में और आपको पता चल रहा है जी 1 माह के बाद फलां फंक्शन है या 1 हफ्ते के बाद मैंने वहां जाना है, तो आपके पास कोई सूट नहीं है। तो इस स्टेज पे आगे आप सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, आप दोबारा से फिर हम इंडिविजुअल सर्वाइवल की तरफ चले जाते हैं। यानी कि हम लोग दूसरों की जरूरतों को तब ही बच्चों पूरा कर सकते हैं जब तक हमारी अपनी नीड्स फुलफिल हो। जब तक आपकी और अपनी नीड्स फुलफिल करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप ढेर सारी चीजें जमा करते हैं। नीड फुलफिल मतलब अगर आपको प्यास लगी आपने पानी पी लिया, वो नीड फुलफिल हो गई है ना। अब ये तो नहीं है कि आप दोबारा से पानी का स्टॉक ही करते जाएंगे। तो इसी तरह से गुडनेस एज अ सेल्फ सेक्रीफाइस या गुडनेस टू द ट्रूथ का मतलब ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द की रियलिटीज होती हैं, हकीकतें होती हैं, हम उनकी तरफ कंप्रोमाइज करना स्टार्ट हो जाते हैं। हम अपने सेल्फ पे दूसरों को ज्यादा तरजीह देना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई बच्चों? यस मैम आ गई है। यस मैम। उसके बाद बच्चों थर्ड लेवल है जिसमें हम सिखाते हैं मोरालिटी ऑफ द नॉन वायलेंस, यानी कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता मोरालिटी सिखाते हैं नॉन वायलेंस की तरफ। यानी कि आप ये कह लें कि हम लोग जो अपनी नीड्स हैं और जो दूसरों की नीड्स हैं उनके दरमियान हमें अब एक चॉइस करनी पड़ती है, और ऐसी चॉइस जिसमें हम किसी का नुकसान ना करें। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कुछ लेने जा रहे हैं या आपके पास 2-3 तरह के सूट के, अम्मी घर में 2-3 तरह के ड्रेसेस ले आई हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें से एक पसंद करें। तो आपको एक कलर का सूट पसंद आ गया और आपकी बहन को भी वही उसी कलर का सूट पसंद आया, तो इट डजंट मीन कि आप लड़ना शुरू हो जाएंगे, आप उससे वो सूट खींच ले। बाजू का आप क्या करते हैं कि आप उन्हें वो दे देते हैं और उसकी जगह कोई और ले लेते हैं।